कि डीएनटी समुदाय को पूरे देश में जैसे एससी और एसटी की लिस्ट है, ठीक वैसे ही डीएनटी की भी एक संवैधानिक लिस्ट बननी चाहिए। कोई पूछेगा कि लिस्ट बनने से क्या हो जाएगा भाई? आज विमुक्त घुमंतु समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसका कोई कागज में वजूद नहीं है। किसी स्टेट में ओबीसी, कोई जाति एससी, कोई कहीं पे एसटी, एससी में है तो एससी में दूसरी जातियां इतनी आगे हैं कि उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर ओबीसी में है तो उसका मुकाबला उन लोगों से है जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, वो भी ओबीसी में है, दूसरा भी ओबीसी में है। ये गडरिया लुहार उस 20 एकड़ वाले के साथ कैसे कॉम्पीट करेगा? पहली शर्त किसी भी समाज के संघर्ष की पहली पायदान है कि हमें पहचान मिले, मेरा नाम हो, मेरी अलग कैटेगरी हो, मेरी अलग सूची हो और मैं कह सकूं कि मेरे वाली सूची के अंदर मेरी अलग से लाइन लगे और मैं जाके पूछूं, किसी दूसरे की लाइन में पीछे खड़ा ना हो, मैं जाके पूछूं ये मेरे वाली लाइन कहां है। मैं खुद इस समाज में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं समझता हूं इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान, टेस्ट इस बात में नहीं है कि जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस जात बिरादरी में आप पैदा हुए, आप उसका झंडा उठाएं। ये बात सही है, सामान्य है, होता है दुनिया में। लेकिन जब आप अपने जन्म के संयोग से अलग होके, जहां पैदा हुए हैं उस संयोग से अलग होके किसी और का दुख दर्द समझ सकें, तभी आप इंसान बनते हैं। जब कोई मर्द खड़ा होके कहता है कि वैसे मैं पैदाइशी तो मर्द हूं, लेकिन औरतों के साथ बड़ी गैरइंसाफी हो रही है, मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा। जब घर में कोई औरत पिटती है, बेटी पिटती है, और जो आदमी, जो भाई, जो पड़ोसी उसके लिए खड़ा होता है, वो अपने आप को इंसान साबित करता है। मैं यहां इसलिए हूं कि मैं बहुत वक्त से, जब से जान पाया, बचपन में तो इन चीजों को समझने का मौका नहीं मिलता था। कभी कभी गाड़िया लुहार दिख जाते थे, कभी सपेरे दिख जाते थे, कभी नट समाज के लोग दिख जाते थे। हम भी बच्चे की तरह उसमें एंटरटेनमेंट देखते थे। लेकिन जब होश संभाला, कुछ समझ आई, तो मुझे पता लगा कि आज इस आजाद भारत में आज भी गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर अगर कोई वर्ग है तो वो ये विमुक्त समाज है। नाम है विमुक्त। 73 साल पहले सरकार ने कागज पे तो मुक्त कर दिया, लेकिन जमीन पे आज भी मुक्त नहीं हुआ। आज भी सांसी समाज का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है। मैंने 3-4 साल पहले बात हुई, कहीं से उसके पास बैठ के बात कर रहा था। सांसी समाज का बच्चा स्कूल में जा रहा है, माँ बाप सपने पाल रहे हैं कि चलो हमारी जिंदगी जैसी बीत गई, अब हमारा बच्चा ऊपर जाएगा। क्लास में किसी बच्चे की पेंसिल गुम हो जाती है और मास्टर सबसे पहले उस बच्चे को खड़ा करता है कि चल तू बता, तैने ही चोरी की होगी। नहीं की उस बच्चे ने, लेकिन उस बच्चे पे दाग आज भी है।
ये तो विमुक्ति नहीं है। ये कैसी विमुक्ति है? गाडिया लोहार समाज के लोग हरियाणा में मुझे मिले, कहते अब हम किसी गांव में बसना चाहते हैं, हम ये गाड़ी लेके घूमना नहीं चाहते, हमारे पुरखों ने कर लिया, अब हम ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन गांव के लोग हमें बसने नहीं देते। जिस गांव में जाएं वो अगले गांव की तरफ टरका देते हैं। गांव वाले राशन कार्ड नहीं बनने देते हमारा। सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम थाने से लेके हर तरफ हमारे खिलाफ खड़ा है। मैंने जांच की और उनकी बात 100% सच थी। ये तो मुक्ति नहीं है, ये तो गुलामी है। अपने देश में आप बसना चाहो, आपको बसने न दिया जाए, ये कहां की मुक्ति है भाई? मेरे दोस्त ने इतना सुंदर गीत गाया, और मैं देखता हूं कलाकार, जिसे नट समुदाय कहते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, इतनी शानदार कला है। अगर दूसरे देश में होते तो ये बच्चे जो सड़क के ऊपर दिखाते हैं ना करतब, कोई गोल छल्ला लेके बच्चा उसके अंदर से जाता है, कोई बांस लेके उसके ऊपर चढ़ता है, कोई और देश होता तो ये बच्चे जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक के गोल्ड मेडल लेके आए। लेकिन हमारा देश है जिसमें इस शानदार कला को उनकी नीचता की निशानी माना जाता है, उनकी ऊंचाई की निशानी नहीं माना जाता। मेरे भाई ने इतना सुंदर गीत गाया, उनकी कला तो बिल्कुल जाहिर थी उनके गाने भर से। जैसे आवाज खोली पता लग गया कितनी प्रतिभा है उनमें। और ऐसी कितनी प्रतिभा वाले समाज हमारे यहां हैं, लेकिन समाज उनकी प्रतिभा को कोई जगह नहीं देता। गीत गाने से पहले हम सब ने नारा लगाया, भारत माता की जय। मैंने भी लगाया। लेकिन मैं पूछता हूं, सोचता हूं, वो भारत माता कौन है? पता नहीं क्यों जब हम भारत माता के बारे में सोचते हैं हमारे मन में एक कैलेंडर आता है। एक कैलेंडर पे एक मुकुट लगाए हुए, साड़ी पहने हुए एक औरत की तस्वीर आती है, और हम पता नहीं क्यों कहते हैं ये भारत माता है। मेरे मन में तस्वीर नहीं आती। मैं जब भारत माता की सोचता हूं तो धान के खेत में रोपाई करती हुई औरतें जो यूं कमर मोड़ के खड़ी रहती हैं, घंटों घंटों काम करती है, कमर टूट जाए किसी की भी वो काम करने पे, मेरे लिए वो भारत माता है। सपेरा समाज की जिन बहनों ने मेरा सम्मान किया, मेरी बहनों, तुम मेरे लिए भारत माता। जिस दिन ये देश ये सीख जाएगा, ये इंसानियत का देश बन जाएगा। और मैं आज, इसलिए मैंने कहा जहां 5 लोग भी मुझे बुलाएं मैं जाता हूं, क्योंकि आज नहीं, आज आपका वजन नहीं है। समाज में, राजनीति में, प्रशासन में, आईएएस अफसर में, आईपीएस अफसर में वजन नहीं है। लेकिन इस हॉल में कोई अंबेडकर बैठा हुआ है, मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक फुले, एक अंबेडकर इस कमरे में बैठा हुआ है। और जिस दिन उस फुले, उस अंबेडकर की आवाज उठेगी,
ये समाज संगठित होगा, अपनी प्रतिभा को पूरे देश के सामने लेके जाएगा। उस दिन वो 5 लोगों की मीटिंग, वो 50 लोगों की मीटिंग इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी। इसलिए मैं यहां आपके साथियों ने तमाम प्रयास किए हैं। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मेमोरेंडम भी तैयार किया है। उस मेमोरेंडम की ज्यादातर बातों से मैं सहमत हूं। भारत सरकार ने आयोग भी बनाया है, रेनके आयोग बनाया, जिस पे किसी सरकार ने लागू नहीं किया है। मुझे उम्मीद है, कम से कम बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम में आएंगे। अगर आए, उनसे 10 चीजें मत मांगिएगा, बस सिर्फ एक मांग कीजिए, वो ये कि डीएनटी समुदाय को पूरे देश में जैसे एससी और एसटी की लिस्ट है, ठीक वैसे ही डीएनटी की भी एक संवैधानिक लिस्ट बननी चाहिए। कोई पूछेगा कि लिस्ट बनने से क्या हो जाएगा भाई? आज विमुक्त घुमंतु समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसका कोई कागज में वजूद नहीं है। किसी स्टेट में ओबीसी, कोई जाति एससी, कोई कहीं पे एसटी, एससी में है तो एससी में दूसरी जातियां इतनी आगे हैं कि उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर ओबीसी में है तो उसका मुकाबला उन लोगों से है जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, वो भी ओबीसी में है, दूसरा भी ओबीसी में है। ये गडरिया लुहार उस 20 एकड़ वाले के साथ कैसे कॉम्पीट करेगा? पहली शर्त, किसी भी समाज के संघर्ष की पहली पायदान है कि हमें पहचान मिले, मेरा नाम हो, मेरी अलग कैटेगरी हो, मेरी अलग सूची हो और मैं कह सकूं कि मेरे वाली सूची के अंदर मेरी अलग से लाइन लगे और मैं जाके पूछूं, किसी दूसरे की लाइन में पीछे खड़ा ना हो, मैं जाके पूछूं ये मेरे वाली लाइन कहां है, अपने वाली लाइन में जाके। अगर बस चले तो मंत्री जी से बस ये एक चीज मांगिएगा, क्योंकि 50 चीजें मांगने में दिक्कत ये हो जाती है कि जो सबसे हल्की मांग होती है वो सरकार और मंत्री बड़ा जल्दी से मान लेते हैं कि चलो हो भी गया, आपका भी मुंह बंद हो गया, मेरे को भी कुछ देना नहीं पड़ा, मेरी जेब से भी कुछ नहीं गया। करना यही चाहिए। और ये मैं पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, सच बात ये है, किसी पार्टियों ने इस देश में डीएनटी समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। आज जवाहरलाल नेहरू को जरूर याद करना चाहिए क्योंकि विमुक्ति का काम उन्होंने किया, लेकिन एक बार कागज में विमुक्ति करने के बाद जो जमीन पे विमुक्ति होनी चाहिए थी उसका काम किसी ने नहीं किया है। वो संघर्ष बाकी है। तो पहली मांग, सबसे पहली चीज जिसकी आवश्यकता है कि डीएनटी की अलग से राष्ट्रीय लेवल पे लिस्ट बने। राज्यों में बनी है, महाराष्ट्र में लिस्ट है, राजस्थान में लिस्ट है, छोटी मोटी चीजें सरकार कुछ अलॉट कर देती है, फाइल का पेट भरने के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर देते हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पे जैसे एससी और एसटी, एससी का मतलब क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट, पर हम शेड्यूल कास्ट शब्द बोलते बोलते भूल गए हैं शेड्यूल का मतलब क्या है। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट। संविधान में बनाई गई एक लिस्ट को शेड्यूल कहते हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट है।
शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो ट्राइब जिनकी लिस्ट संविधान में बनाई गई है, इसी तरह से शेड्यूल्ड डीएनटी की एक सूची बननी चाहिए संविधान में जो था। जब तक वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा काम है, ये बड़ा काम किसी एक मंत्री के हां करने से होगा नहीं, इसके लिए देश की संविधान में एक संशोधन करना पड़ेगा जिसकी जरूरत है। एससी एसटी के अलावा ओबीसी का हो गया, लेकिन एससी एसटी के अलावा किसी का भी क्लेम बनता था, ओबीसी से भी पहले बनता था, तो वो डीएनटी का क्लेम बनता था, वो नहीं किया गया। तो इसके लिए संविधान बदलना होगा, लंबा संघर्ष होगा। मैं आपको पहले से बता दूं, आपको कम से कम 50,000 1 लाख लोगों को दिल्ली शहर में लाके बैठना पड़ेगा। जैसे किसान 13 महीने के लिए बैठे थे ना, उसी तरह से आपको भी बैठना पड़ेगा। ये काम कल परसों में होने वाला नहीं है, लंबी लड़ाई है इस चीज की, लेकिन उस लंबी लड़ाई की तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। और उसमें पहली मांग आप ये कर सकते हैं कि जहां भी एससी की लिस्ट में डीएनटी है, एसटी की लिस्ट में डीएनटी है, या ओबीसी की लिस्ट में डीएनटी है, उनके लिए एससी के अंदर, एसटी के अंदर या ओबीसी के अंदर एक अलग कैटेगरी, उनका डब्बा, उनका खाना अलग बना दिया जाए। और इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का अभी पिछले महीने जो फैसला आया है, ये बहुत अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। मैं 5 मिनट समझा दूं ये फैसला है क्या, क्योंकि मुझे यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के पीछे कम से कम 1000 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। यहां समाज की क्रीम है, यहां डीएनटी समाज के वो लोग हैं जो खुद किसी ना किसी संयोग से, अपनी मेहनत से, किसी काम से दो पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। कुछ को शिक्षा मिल गई है, किसी की आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक हो गई है। मतलब वो लोग हैं जो आगे जाके समाज में सैकड़ों हजारों लोगों को संदेश दे सकते हैं, जिनको समाज अपना लीडर मानता है। तो इस कमरे में कार्यकर्ता नहीं है, लीडर है सब। और लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसे पता हो, ताकि वो जाके आगे 2-2, 500 लोगों को समझा सके। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या? आपने अखबार, टीवी पे देखा होगा, एससी एसटी के वर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। ये आपने हेडलाइन देखा होगा। इसका विरोध भी हुआ, मायावती जी ने भी विरोध कर दिया इसका, कई नेताओं ने विरोध कर दिया, इसके खिलाफ भारत बंद भी हो गया। लेकिन समझा नहीं कि मामला क्या है। मामला ये है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है, स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन है कि भाई 100 में से आपको इतनी सीट तो शेड्यूल कास्ट को देनी ही पड़ेगी। पंजाब में समझ लो 100 में से 28 सीट आपको शेड्यूल कास्ट को देनी पड़ेगी। ये रिजर्वेशन है, कोटा है उसका अपना। लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं जो थोड़ा सा आगे बढ़ गई हैं, और कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत पीछे हैं आज भी। तो पंजाब में एक स्कीम बनी थी 1974 में, यानी जैल सिंह थे वहां पे मुख्यमंत्री, उनके जमाने में बनी थी। स्कीम ये थी कि पंजाब सरकार ने कहा कि भाई अगर हमें शेड्यूल कास्ट के लिए 100 में से 28 सीट रिजर्व करनी है, तो शेड्यूल कास्ट में जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जो जैसे वहां पे वाल्मीकि समाज है, वहां मजबी समाज है, और दूसरे समाज जिसमें डीएनटी से जुड़े कई समाज भी शामिल हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि भाई
28 में से 14 कर लो, 14 रविदासी समाज को मिल जाए जो थोड़ा सा आगे है, और बाकी 14 उनको मिले जो कि ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ये पंजाब में शुरू हुआ, फिर यही बात हरियाणा में भी हुई। हरियाणा में भी जाटव समाज थोड़ा सा आगे है, वाल्मीकि समाज और धानुक समाज पीछे है, और जो बाकी डीएनटी समाज है वो तो बहुत ही पीछे है। तो हरियाणा ने भी ये स्कीम बना दी, फिर आंध्र प्रदेश ने बनाई, फिर बिहार ने बनाई। लेकिन सन 2004 में इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आप ऐसा कोई ए बी कैटेगरी नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक है, बंद करो इस सबको। तो पूरे देश में ये सारी स्कीमें बंद हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट में जो सबसे पिछड़े पायदान पे थे, उनको जो 2-4 नौकरियां बीच में मिली थी वो भी बंद हो गई। पिछले 20 साल से ये ढक्कन लगा हुआ है, एक तरह से ये दरवाजा बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस बंद दरवाजे को दोबारा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत दूरगामी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दरवाजा खोल दिया और कहा है कि अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान, जो भी सरकार हो, अपने राज्य में अगर शेड्यूल कास्ट में कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत पीछे रह गई हैं, उनके लिए आप अलग से रिजर्वेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसकी इजाजत दोबारा दी। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। दुर्भाग्य से इस देश के कई दलित नेताओं ने इसका विरोध किया है। पता नहीं क्यों उनको लगा कि नहीं हमारा हिस्सा चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि दलित समाज में जो समुदाय थोड़ा सा आगे हैं, जैसे रविदासी मैंने बोला, जाटव मैंने बोला, महाराष्ट्र में महार हैं जो थोड़ा आगे हैं, तमिलनाडु अपने आंध्र प्रदेश में माला समाज है थोड़ा आगे है, वो आपका दुश्मन नहीं है। राजस्थान में मेघवाल समाज है, मेघवाल है, एसटी में मीना समुदाय है, आगे है, ये आपका दुश्मन नहीं है। ये भी इस देश की जाति व्यवस्था के सताए हुए लोग हैं, ये भी छुआछूत के शिकार रहे हैं। लेकिन संयोग ये हुआ कि जब रिजर्वेशन का दरवाजा खुला तो वो दरवाजे के सामने खड़े थे, वो अंदर आ गए। आप सड़क के दूसरे पार खड़े थे, आपको सड़क क्रॉस करने में टाइम लग गया, वो अंदर आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब 2 अलग अलग लाइन बन जानी चाहिए, बस इतनी बात है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। ये ऐतिहासिक फैसला है, अच्छा फैसला है, और डीएनटी समुदाय के लिए खास तौर पे अच्छा है, इसलिए कि अब अगर कोई भी सरकार चाहे तो अगर डीएनटी, जैसे हरियाणा में सांसी कम्युनिटी एससी में है, तो अगर हरियाणा सरकार चाहे कि भाई सांसी के लिए, वाल्मीकि के लिए, इन सब के लिए अलग से कोटा कर दो, तो अब सुप्रीम कोर्ट की बंदिश हट गई है, अब इनके लिए अलग से कोटा बनाया जा सकता है। पहले संभव ही नहीं था। पहले अगर आप मांगने जाते तो मुख्यमंत्री कहता कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, मैं क्या करूं भाई इसको। अब आप जाके इसकी मांग कर सकते हैं, अब आप जाके अपने अधिकार की मांग कर सकते हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके संगठन से अनुरोध करूंगा कि हर राज्य में आपका प्रतिनिधि मंडल अपनी अपनी सरकार के पास जाए और उनसे कहो जी सुप्रीम कोर्ट ने तो अब रास्ता खोल दिया, अब आप पे जिम्मेवारी है, आपको करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको कोटा बनाना ही बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने बस इजाजत दी है। अब करने का काम आपका है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर राज्य में आप अपना अपना डेलीगेशन सरकार के पास भेजो, सरकार से मांग करो कि उसे अब आपके लिए एक अलग से रिजर्वेशन करना चाहिए। ये संभव है, किया जा सकता है, और आप उसे करवा सकते हैं। और ज्यादा बात मुझे बहुत नहीं कहनी है। मैं आप सबसे बस यही अनुरोध करूंगा, जैसे मैंने कहा, इस कमरे में कोई ना कोई, इस कमरे में डीएनटी समुदाय का कोई ना कोई अंबेडकर बैठा हुआ है। आज इस समुदाय को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, ऐसे नेता की जरूरत है, और अगर एक अंबेडकर ना मिले तो भाइयों और बहनों, हम सब अपने अपने तरह से छोटे छोटे अंबेडकर बन सकते हैं। एक एक पैसा अंबेडकर तो हम भी बन सकते हैं ना, एक पूरा 16 आना बनना। भाई साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्यार से किया। मेरा ना, मैं एक और बात कह दूं, जब सारी बातें कह रहा हूं एक और कह दूं, मेरे को लगता है किसी जिंदा आदमी का नारा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए सच्ची मैं बता रहा हूं, ये ना हम इन नेताओं के नारे लगा लगा के इनका दिमाग खराब कर देते हैं, और उसके बाद ये हमारे सर पे चढ़ के राज करते हैं। तो नारा लगे तो बाबा साहब का लगे, फुले का लगे, विमुक्त समाज के जिन लोगों ने शानदार काम किया है उनका लगे। आजकल मैं देखता हूं नेताओं को इतनी जल्दी है कि बेचारे अपने जीते जी अपनी मूर्ति बनवा लेते हैं नेता। मैं कहा भाई, मरने का तो इंतजार कर लेते। और एक बात बताऊं भाई साहब, अगर कोई अच्छा काम किया है ना, उसकी परीक्षा तब होती है जब आप इस दुनिया में ना रहो और कोई आपको आपका नाम प्यार से याद करे। वो सच्चा नारा है। आज जब हम बोलते हैं जय भीम, वो सच्चाई का है नारा, है ना? तो नारे वही दे। मैंने शुरुआत अपनी बात की ये कह के की थी कि कागज में, कानून में डीएनटी समुदाय विमुक्त हो गया है, लेकिन वास्तव में जमीन पर मुक्त नहीं हुआ है। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं उसका विस्तार करके। सच ये है कि सिर्फ डीएनटी समुदाय नहीं है जो मुक्त नहीं हुआ है। सच ये है कि भारत देश तब तक पूरी तरह आजाद नहीं होगा जब तक सड़क पे नाचने वाली वो नट महिला, वो सपेरा, वो गाडिया लोहार, जिस दिन तक वो पूरी तरह आजाद नहीं होगा तब तक भारत आजाद नहीं होगा। तो हम इस देश की आजादी का 75वां साल तो मना लिया हमने, लेकिन ये देश अभी विमुक्त नहीं हुआ है। ये विमुक्त समाज की विमुक्ति भारत की विमुक्ति की शर्त है। और आप जो संघर्ष करेंगे इस समाज की मुक्ति के, इस समाज के अधिकार का जो संघर्ष है, वो केवल आपका अपना संघर्ष नहीं है। आप भारत को विमुक्त करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। और इसलिए जब भारत मुक्त होगा तो हम सब मुक्त होंगे, सारा समाज मुक्त होगा। आप सब लोग इस संघर्ष को, इस काम को आगे बढ़ाएंगे,
इसकी कामना के साथ एक बार अब हम बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन याद रखिएगा किस भारत माता की जय बोल रहे हैं आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।